जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स जुलाई से लेकर के जून 2026 तक, जुलाई 2025 से जून 2026 तक को कम्प्लीटली करने वाले हैं। यदि आप 72 बीपीएससी को दे रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण होने वाली है। एक वीडियो देख कर के मैक्सिमम करंट अफेयर्स के सवाल सही किए जा सकते हैं, इसका मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वीडियो भी रहेगी, एग्ज़ाम भी होगा और एग्ज़ाम के बाद जो है ये वीडियो की क्लिप्स में भी मैं काट के लगाऊंगा कि कौन कौन से सवाल जो है पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है पर धैर्य के साथ देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम NHFS 6 की डाटा और PLFS की डाटा से ही शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स को, क्योंकि यहाँ से कम 2 करंट अफेयर्स के सवाल बनने की चांस ज़रूर है 72 प्रीलिम्स में। विषय वस्तु आप भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक क्षेत्र का संपूर्ण विश्लेषणात्मक कवरेज आधारित स्रोत जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का ये जो साइट है एनओएसएसओ का जो डाटा है वो मैंने आधिकारिक डाटा हमने लिया है। बीपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट, स्टैटिक जीके लाइन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ 100% परीक्षा उन्मुख इसको हम बनाने वाले हैं। तो ये एक ब्रीफ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 2 सवाल, 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं औसतन, जो कि यहाँ से होने वाले हैं। 3 से 4 प्रश्न एक बहुत ही बड़ा आपका रोल प्ले करने वाला है। एक इस डाटा से ऐसे करंट अफेयर्स के पूरे डाटा कम से कम 4-5 घंटा चलेगी करंट अफेयर्स, निश्चिंत रूप से चलिए। पहली बार NHFS जो है 92-93 में और PLFS 2017 में शुरू हुआ था। याद हो गया ये डाटा कि पहली बार NFHS कब हुआ था? 92-93 में। और PLFS कब हुआ था? 2017 से शुरू हुआ था। याद हो गया होगा 92-93 और 2017। 72वीं बीपीएससी में NFHS 6 नए संकेतक और PLFS के मासिक बुलेटिन मई 2026 के कथन आधारित स्टेटमेंट प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए, कौन से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे? अब चलते हैं हम अपने विशेष रूप से उन चीज़ों पे जो पूछे जाएंगे। सर्वेक्षण का आधार एक तुलनात्मक दृष्टिकोण पहले देख लीजिए कि NHFS 6 और PLFS में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ तुलनात्मक प्रश्न बन सकते हैं। NFHS का पूरा फुल नेम भी सीख लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है और PLFS का होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नोडल मंत्रालय दोनों का अलग अलग है। इसका है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, NH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। स्वास्थ्य एवं का हेल्थ सर्वे हो गया, स्वास्थ्य से रिलेट कर लीजिए। और PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि लेबर फोर्स सर्वे, इसको कौन से मंत्रालय से संबंधित है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से, क्योंकि लेबर जो है वो संख्या के रूप में ही काम आते हैं, बस संख्या के लिए ही काम आते हैं। लेबर का कुछ नहीं गिनती होता है, केवल संख्या में, जनसंख्या गणने में ही काम आता है। इसलिए सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। टिप्स बता दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि दिमाग में बैठा रहेगा। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी। NHFS 6 की कार्यान्वयन एजेंसी कौन होता है? IIPS मुंबई। पूछ देगा यदि तो IIPS मुंबई। और PLFS का NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, इसका IIPS। अंतर है ये कार्यान्वयन एजेंसी में। नवीनतम रिपोर्ट मई 2026 का रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। डेटा अवधि 2023-24। मासिक बुलेटिन मई 2026, वार्षिक रिपोर्ट 2025 को लेकर के आ गए हैं। कवरेज सैंपल लगभग 6.79 लाख परिवार, 715 जिले को कवरेज किया है NHFS 6। कितना?
परिवार को कवर किया है, ये सवाल बन सकता है। 6.79 लाख परिवार और 715 जिले, 6.79 लाख परिवार और 715 जिले। और PLFS सर्वे में कितना, 2.70 लाख परिवार और लगभग 22,594 FSU, 22,594 FSU। ये डाटा पे ध्यान रखिए ताकि यदि सवाल आ जाए प्रारंभिक परीक्षा में तो गड़बड़ न हो जाए। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्वस्थ, पोषण, प्रजनन, सामाजिक सशक्तिकरण, NHFS 6 का। PLFS का रोजगार, बेरोजगारी दर, LFPR, WPR आपको समझ में आता ही होगा कि बेरोजगारी से संबंधित है, लेबर से संबंधित है, तो रोजगार और बेरोजगार ही उसमें आएंगे। एग्ज़ाम पॉइंटर क्या है, PLFS 2025 में कृषि वर्ष जुलाई जून के बजाय कैलेंडर वर्ष जनवरी दिसंबर पर आधारित हो गया है। यह सर्वे एक ऐतिहासिक बदलाव है। PLFS अब जो है जनवरी टू दिसंबर चलता है, पहले क्या चलता था, जो बजट कृषि वर्ष था उस हिसाब से चलता था, जुलाई टू जून चलता था कृषि वर्ष के हिसाब से। कृषि वर्ष कितना से कितना चलता है, जुलाई से जून रहता है। कृषि वर्ष कब से कब तक रहता है, जुलाई से जून, उसको छोड़ करके अब कैलेंडर वर्ष के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर चलता है PLFS 2025 से। IIPS मुंबई की स्थापना 1956 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से हुआ था। IIPS मैंने बताया कि NFHS 6 का कार्यान्वयन एजेंसी है। 1956 में स्थापना हुआ था और UN के सहायता से हुआ था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी मैंने ला दिया हुआ कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। NHFS 6 के डेटा संकलन की नोडल एजेंसी कौन है, उत्तर IIPS मुंबई। चलिए, NHFS 6 की भारत जनसांख्यिकी स्थिति और कुल प्रजनन दर का जो रिपोर्ट है वो कैसा है। तो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 प्रति महिला बच्चे हैं, 2.0 प्रति महिला बच्चे हैं। ये कौन सा रिपोर्ट कर रहा है, NFHS 6। कोई और रिपोर्ट के माध्यम से पूछ ले तो अति मत खा जाइएगा। भारत का टोटल कितना है, 2 प्रति महिला बच्चे। रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है ये। शहरी का कितना है, 1.6 है, ग्रामीण का कितना है, 2.1 है। शहरी का कितना है, 1.6 और ग्रामीण का कितना है, 2.1 है। आयु संरचना, 0 से 14 वर्ष के बच्चे जो है वो 24% घट रहा है। 15 से 59 वर्ष 65% चरम पे है अपना, और 60 प्लस वर्ष वाले 11% बढ़ रहा है। NHFS 6 में बताया क्या गया है कि 0 से 14 वर्ष वाले जो बच्चे 24% घट रहे हैं, 15 से 59 वाले 65% है जो कि चरम स्थिति पे है, 65% है, और 60 प्लस वाले जो है 11% बढ़ रहे हैं। आपसे पूछ देगा कि 0 से 14 वर्ष में कितने प्रतिशत का गिरावट आया है, तो लगभग 24% का गिरावट आया है। 14 को 2 बना दो, 24 हो जाएगा। और पूछ देगा कि 60 प्लस वाले में कितना गिरावट आया है, 60 प्लस वाले में एक का गिरावट आया है, यानी कि 11 का गिरावट नहीं बल्कि बढ़ा है। 60 प्लस वाले का जनसंख्या बढ़ा है कितना प्रतिशत, 11%। ठीक। एग्जाम पॉइंटर में भारत में रिप्लेसमेंट दर 2.1 को पार कर लिया है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण का सूचक है। जनसंख्या स्थिरीकरण का सूचक कितना होता है, 2.1 होता है, और भारत ने इसको पार कर लिया है। परंतु बिहार 2.7 अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। NHFS 5 में यह 3 था। बिहार में जो है मतलब 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होता है। रिप्लेसमेंट रेट से हम लोग नीचे आ चुके हैं, 2.0 कर चुके हैं पूरे भारत में। ग्रामीण में भले 2.0 है और 2.1 है, शहरी में 1.6 है, लेकिन बिहार में ये रेट कितना है, 2.7 है। और जबकि NHFS 5 में देखा जाए तो ये कितना था, 3.0 था, जो कि एक बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे है अभी भी।
टोटल फर्टिलिटी रेट का अर्थ क्या होता है? एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल में औसतन पैदा कितने बच्चों को करती है, ये होता है अर्थ। NFHS 6 के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये पूछिएगा आपसे 2.7। स्वस्थ संकेतक गर्भावस्था, प्रसव, पोषण में सुधार क्या देखने को हमें मिल रही है? अच्छा, इससे पहले जो PDF था हमारा, इसमें बिहार में आपको 2.7 का आपको रेशियो देखने को मिलेगा। मेघालय में 1 का, अंडमान निकोबार 0.9 का, सिक्किम में 1 का, उत्तर प्रदेश में 2.2 का, मेघालय में 2.2 का, मेघालय के निचले क्षेत्रों में 2.2 का, ये सिक्किम में देना चाहिए था, सिक्किम में 1 का। लेकिन हमें बाकी सबसे काम नहीं है, हमें सिर्फ काम है किससे? बिहार से। और यदि हमें बढ़ते क्रम घटते क्रम पूछ दिया तो बिहार है, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश भी बगले में है, तो हम उस हिसाब से लगा लेंगे। फिर मेघालय जो है बराबर पे आ गया। आगे है कि स्वास्थ्य संकेतक गर्भावस्था, प्रसव, पोषण में सुधार। गर्भावस्था, पहली 3 माही में ANC कवरेज कितना है? 70% पहले था, अब बढ़ के 76.2% हो गया है। ANC कवरेज जो कि पहले 70% था, अब 76% हो चुका है। 100+ दिन आयरन, फोलिक एसिड पहले 44.1% तक प्राप्त होता था, अब 54.9% को प्राप्त होता है। प्रसव में 88.6%, संस्थागत प्रसव अब 90.6% होने लगा है। सार्वभौमिक कवरेज की ओर हम बढ़ चुके हैं। टीकाकरण को लेकर पूर्ण टीकाकरण 12 से 23 माह में पहले 83.8% था, अब 87.1% हो चुका है। रोटा वायरस के वैक्सीन पहले 36% लोगों में लगता था, अब 85% लोगों में लग चुका है। ऐतिहासिक 2 गुनी वृद्धि हुई है। कुपोषण में भारी गिरावट देखने को मिला है। 35.5% जहाँ कुपोषण था, वहाँ 29.3% आपको कुपोषण देखने को मिल रहा है। गंभीर दुबलापन 7.7% था, अब 5.2% देखने को मिलता है। ये सब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन मैंने बना दिया हुआ है जो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टनिंग में 17% और सीवियर में वेस्टिंग में 32% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्टनिंग में 17% और सीवियर वेस्टिंग में 32% का भारी गिरावट आई है। लेकिन कुपोषण के मोर्चे में एनीमिया अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, ये याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू हुआ था। कब? 2014 में शुरू होता है। और यूविन पोर्टल टीकाकरण कवरेज बढ़ाने का प्रमुख आधार बन गया है। यूविन पोर्टल NHFS 6 के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चे का संस्थागत प्रसव दर्ज किया गया है? तो 90.6% का संस्थागत प्रसव दर्ज किया गया है। और पूर्ण टीकाकरण 87%, रोटा वायरस वैक्सीन 85%, ANC कवरेज 76%, फॉलिक एसिड 54%। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट में नहीं भी ध्यान रखिएगा तो एक प्रकार से चल जाएगा, लेकिन मेन डाटा याद रहना चाहिए। डिजिटल और वित्तीय क्रांति। इंटरनेट का उपयोग महिलाएं जो है पहले 33% करती थी, अब 64.3% महिलाएं जो है इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं। लगभग 2 गुना बढ़ावा, कितना सुंदर बढ़ावा आया है। स्वयं के बैंक के रील बना रही है महिलाएं, सुंदर बढ़ावा नहीं आ रहा है, रील बना रही है, सिर्फ डांस कर रही है। स्वयं के ऐसा नहीं है, बहुत लोग बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही क्रिएटिव कार्य भी महिलाएँ कर रही हैं, बहुत ही आगे तक भी जा रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल भी दे रही है। ये सब कहना ज़रूर बनता है, नहीं तो फिर जो है कुछ लोगों का गालियाँ भी हमें मिल सकता है। स्वयं के बैंक खाते का संचालन लगभग 89% का ये देखा गया है। स्वयं के बैंक खातों का संचालन 89% देखा गया है। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ बीमा कवरेज जो है 60% देखा गया है। और मासिक धर्म स्वच्छता जो है 79% लोगों में देखा गया है। स्वयं का मोबाइल फ़ोन लगभग 63.6% लोगों के पास है। BPSC एग्जाम पॉइंट। महिला सशक्तिकरण के संकेतकों में इंटरनेट उपयोग में सबसे बड़ी छलांग आई है। लगभग 100% वृद्धि देखी गई है। महिला सशक्तिकरण यही है, इंटरनेट उपयोग में लगभग 100% की वृद्धि।
पीएम जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी, ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन में 89% बैंक खाते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NHFS 6 के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं के पास स्वयं चालित बैंक खाता है? तो 89% के पास स्वयं चालित बैंक खाता है, ये याद रखिएगा। NHFS 6 बिहार का संपूर्ण हेल्थ एवं सोशल डैशबोर्ड। टोटल प्रजनन दर भारत का 2 है और बिहार का 2.7 है। NHFS 5 में 3 था, 0.3 का गिरावट आया है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। संस्थागत प्रसव भारत में 90.6% है, बिहार में 80% है। NHFS 5 में 76% था, जो कि सुधार हुआ है, तो हमें ये डाटा ध्यान रखना है। महिला सामाजिक सुरक्षा, घरेलू हिंसा NHFS 5 में 40.1% से घट करके 36.1% हो गई है। और महिला स्कूली शिक्षा 6+ वर्ष में 64.1% अब हो गया है। शहरी में 75.1% और ग्रामीण में 62.7% आपको देखने को मिलता है शिक्षा, महिला शिक्षा। बुनियादी ढांचा, बिजली सुविधा घर 98.5%, शहरी में 99% लगभग, ग्रामीण में 98% लगभग जो है बिजली सुविधा घरों में तक पहुंच चुकी है। बैंक या डाकघर खाता परिवार जो है लगभग 98.5% परिवारों में बैंक या डाकघर खाता खुल चुका है। एग्ज़ाम पॉइंटर, बिहार में 2 से 4 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल जाने की दर 36% से बढ़कर 42.9% हो गई है। 2 से 4 वर्ष पूछ देगा यदि तो। जीविका और शराबबंदी के कारण घरेलू हिंसा में 4% की कमी आई है। घरेलू हिंसा में कितना कमी आई है? 4% की। जीविका बिहार सरकार द्वारा 2007 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई योजना है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है। जीविका बिहार सरकार द्वारा 2007 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई योजना है। NFHS 6 के अनुसार बिहार में 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत महिलाओं ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है? तो 64.1% महिलाओं ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। PLFS मई 2026, श्रम एवं रोजगार का राष्ट्रीय परिदृश्य। LFPR श्रम बल भागीदारी दर स्वरोजगार प्राप्त प्लस काम के तलाश में लगभग कितने लोग हैं? 54.4% लोग हैं। श्रमिक संख्या अनुपात, वास्तव में जो रोजगार प्राप्त किए हुए हैं वो 51.4% लोग हैं। 54% काम ढूंढ रहे हैं, 51% को रोजगार मिला हुआ है। और बेरोजगारी दर कितना है? 5.5% है। यही ग्रामीण और शहरी में अलग अलग रिपोर्ट है। यदि ग्रामीण में देखा जाए, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं वो 56% काम ढूंढ रहे हैं, 53% को काम मिला हुआ है, 5.1% जो है बेरोजगार रूप से घूम रहे हैं। शहर में जो है ये काम ढूंढ रहे हैं 49% लोग, काम मिला हुआ है 46% लोगों को, और बेरोजगारी दर ज़्यादा है 6.4%। आपसे पूछ देगा बेरोजगारी दर गांवों में ज़्यादा है या शहरों में ज़्यादा है? तो शहरों में ज़्यादा है। एग्जाम पॉइंटर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी LFPR शहरी क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। ये LFPR जो है वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में 56.6% है, लेकिन यही देखिए ये यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में 49.8% है, लेकिन यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। दोनों में LFPR में और WPR में भले ही आपको कहीं ना कहीं शहरों में कमी दिखाई दे प्रतिशत में, लेकिन बेरोजगारी दर अधिक है। CWS करंट वीकली स्टेटस में उस व्यक्ति को नियोजित माना जाता है जिससे संदर्भ में सप्ताह में कम से कम 1 घंटे काम किया हो। CWS पूछ देगा कि CWS क्या होता है? तो CWS में उसको रखा जाता है जिसको कम से कम सप्ताह में 1 घंटे का काम मिला हो। जैसे यूट्यूब पे काम किए, पैसा इसे कमा लिए, तो वैसा 1 घंटा काम करने वाले CWS में आते हैं। करंट वीक स्टेटस
उस व्यक्ति को नियोजित माना जाता है जिसने संदर्भ सप्ताह में कम से कम 1 घंटा काम किया हो। PLFS मासिक बुलेटिन 2026 के अनुसार भारत की कुल बेरोजगारी दर कितनी है? 5.5%। PLFS मासिक बुलेटिन मई 2026 के अनुसार यदि पूछे कि भारत की कुल बेरोजगारी कितनी है तो 5.5% बेरोजगारी है। श्रम बाजार की असमानताएं और लैंगिक अंतराल और युवा बेरोजगारी। पुरुष जो है लगभग 79% बेरोजगार है, महिला जो है लगभग 40% बेरोजगार है। महिला कम बेरोजगार है, देख लो पुरुष ज़्यादा बेरोजगार है। शहरी महिलाओं 27.7 की तुलना में ग्रामीण महिलाएं 45.9 श्रम बल में अधिक भाग लेती हैं। शहरी महिलाएं अब बेरोजगारी 2026 में 8.5 पर आ गई है। युवा बेरोजगारी 2022 में 10.9% से घटकर 9.9% 2025 में हो गया है। युवा महिला बेरोजगारी 10.3% से बढ़ करके 11.1% हो गया है। BPS एग्जाम पॉइंट में क्या पूछिएगा आपसे? भारत में महिला LFPR 40% जो लोग काम ढूंढ रहे हैं वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। युवा बेरोजगारी 9.9% पर आ गई है, लेकिन युवा महिलाओं में यह बढ़ रही है। LFPR की गणना रोजगार प्राप्त प्लस बेरोजगार जो काम खोज रहे हैं बटा कुल संख्या गुना 100। आपसे कह देगा कि LFPR की गणना कीजिए, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? रोजगार जितने को प्राप्त है प्लस बेरोजगार जो काम खोज रहे हैं बटा कुल जनसंख्या गुने 100 कर दीजिएगा, LFPR निकल जाएगा। PLFS के अनुसार वर्तमान में पुरुष और महिला श्रम बल भागीदारी के बीच लगभग कितना अंतर है? 39% का अंतर है। रोजगार की गुणवत्ता औपचारिक क्षेत्र। रोजगार की गुणवत्ता अनौपचारिक क्षेत्र में कैसा है? तो अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग पंजाब में 82% शीर्ष पे है। पंजाब जो है अनौपचारिक क्षेत्र में शीर्ष पे है, पंजाब 82% पर। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार 81% पे आते हैं। पंजाब जो है अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक लगा हुआ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में लगा हुआ है। कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत 42% है। कृषि क्षेत्र में लगभग 42% लोग अनौपचारिक रूप से लगे हुए हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं अनौपचारिक संभावना लगभग 4.8% ज़्यादा है। मिनिमम वेज वायोलेशन, न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन छत्तीसगढ़ में 70% लगभग है, उड़ीसा में 65% लगभग है, बिहार में 29% लगभग है। मतलब वर्कर जो है कम पैसा पे काम करता है। भारत के 25% कैजुअल वर्कर न्यूनतम मजदूरी से कम कमाते हैं। कम वेतन पाने वाले 45% महिलाएं हैं, जबकि कुल कैजुअल वर्कफोर्स में केवल 25% है। मतलब कि कुल कैजुअल वर्कर जो है न्यूनतम मजदूरी पाते हैं 25%, उसमें से 45% महिलाएं जो है क्या है उनको पैसा कम मिलता है। अनौपचारिक क्षेत्र में पंजाब, यूपी और बिहार का दबदबा है। अनौपचारिक क्षेत्रों में क्योंकि ठेला लगा लेता है सब और रास्ता जाम कर देता है। न्यूनतम मजदूरी न देने में महिलाएं सबसे अधिक शोषित हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, जो समवर्ती सूची का विषय है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पारित किया गया था 1948 में, और ये किस चीज़ का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कैजुअल वर्कर को न्यूनतम मजदूरी न देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? छत्तीसगढ़। कैजुअल वर्कर को न्यूनतम मजदूरी न देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? छत्तीसगढ़। दूसरा का आता है उड़ीसा, तीसरा का आता है बिहार। जो वर्कर को न्यूनतम मजदूरी न देने के मामले में शीर्ष पे है, नहीं दे रहा है छत्तीसगढ़, मामला दे ही नहीं रहा है। और तीसरे नंबर पे बिहार नहीं दे रहा है, और दूसरे नंबर पे जैसा हमने देखा कि उड़ीसा नहीं दे रहा है। PFLS 2025-26 बिहार के श्रम बाजार का यथार्थ क्या है?
तो बेरोजगारी दर, बिहार की बेरोजगारी दर 3.8% है, राष्ट्रीय औसत से थोड़ी अधिक है, लेकिन गोवा में 8.3 या पंजाब में 5.3 से कम है। राष्ट्रीय औसत से बेरोजगारी दर हमारे यहाँ अधिक है, लेकिन गोवा में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी दर है। कितना है? 8.3% है। पंजाब में 5.3% है, उससे हमारे यहाँ कम ही है। अनौपचारिक क्षेत्र में हमारे यहाँ 81% लोग लगे हुए हैं, जो कि देश में दूसरे स्थान पे आते हैं। पहला पे पंजाब आता है। WQI संकेतक, लिखित अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, संवैतनिक अवकाश, पेड लीव, सामाजिक सुरक्षा स्थिति या गुणवत्तापूर्ण रोजगार का भारी अभाव बिहार में देखने को मिलता है। न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन, बिहार में लगभग 29% कैजुअल वर्कर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, बता चुके हैं। बिहार में लगभग 3.8% बेरोजगारी दर है, लेकिन असली समस्या बेरोजगारी दर से ज़्यादा रोजगार की खराब गुणवत्ता है और 81% अनौपचारिक श्रमिक है। 81% अनौपचारिक, सोच के देखो, अनौपचारिक ठेला लगा रहे हैं 81%। जितना को रोजगार मिला हुआ है उसमें से 81% ठेला लगा रहे हैं। गिनी गुणांक, आय, ठेला लगा रहे हैं या फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए सब्जी बेच रहे हैं। गिनी गुणांक आय असमानता मापता है। पूछते हैं गिनी गुणांक क्या करता है, तो आय का असमानता मापता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए, PLFS के अनुसार बिहार में अनौपचारिक श्रमिक का प्रतिशत क्या है? अनौपचारिक श्रमिक लगभग 81% है। 4 वर्षों का सफ़र, NFS 5 से 6 में क्या कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलता है? कुपोषण जो है घटा है, 35 से 29 हुआ है, 17% की ऐतिहासिक कमी आई है। संस्थागत प्रसव जो है 90% बढ़ गया, 88 से 90% हो गया है। रोटा वायरस टीकाकरण जो है 36 से 85%, लगभग 2 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। महिला इंटरनेट उपयोग 33 से 64%, क्रांतिकारी बदलाव आया है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज लगभग 41 से 60% पे पहुँच गया है, बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुआ है। एग्जाम पॉइंटर, परीक्षा में वृद्धि या कमी वाले कथन पूछे जाते हैं। याद रखें, संस्थागत प्रसव, इंटरनेट, बीमा में वृद्धि हुई है, जबकि स्टर्निंग वेस्टिंग में कमी आई है। स्टर्निंग और वेस्टिंग में सिर्फ कमी आई है, यानी कि कुपोषण में, स्टर्निंग में और वेस्टिंग में जो है कमी आई है, बाकी सब में वृद्धि हुआ है। ठीक बात, आगे चलते हैं। पोषण अभियान 2018 में स्टर्निंग यानी कि कुपोषण प्रतिवर्ष 2% अल्प पोषण और एनीमिया को कम करने के लिए शुरू किया गया था। पोषण अभियान कब शुरू किया गया था? 2018 में। प्रतिवर्ष 2% का लक्ष्य था कि कम किया जाएगा अल्प पोषण यानी एनीमिया को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा। NHFS 6 के किस टीकाकरण की कवरेज की 2 गुने से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? रोटा वायरस, कितना? लगभग 85%, 85.4%। स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का अंतर संबंध, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का अंतर संबंध, ज्वाइंट एनालिसिस। जनसांख्यिकी लंबांश का विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। 15 से 59 वर्ष की आबादी चरम पे है, 65% है। युवा बेरोजगारी अभी भी 9.9% बना हुआ है, अर्थात हम लाभांश का पूर्ण आर्थिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का दोहरी तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। NHFS में 89% महिलाओं के पास बैंक खाते हैं, 64% इंटरनेट चलाती हैं। PLFS में महिला श्रम भागीदारी मात्र 40% पर अटकी हुई है। सामाजिक विकास रोजगार में नहीं बदल रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा बनाम कार्य सुरक्षा, 60.2% परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा है। PLFS कैजुअल और अनौपचारिक क्षेत्रों में 81% बिहार के पास कोई संवैतनिक अवकाश या जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मेंस के लिए हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा ध्यान पूर्णतः प्रीलिम्स पे है। जनसांख्यिकीय लाभांश UN के अनुसार 2005 में खुला और 2055 तक चलेगा। हमारे बिहार का, हमारे भारत का जो है, भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश जो है 2005 में खुला और 2055 तक चलेगा। यदि हम इसमें लाभ उठा लिए
जनसंख्या के लाभांश मतलब कि युवा वर्ग की संख्या जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास, और युवा ज़्यादा मेहनती होता है, ज़्यादा काम कर सकता है, उसको रोज़गार दीजिएगा तब 2055 तक हमारा लाभांश रहेगा। उसके बाद हमारा जो है गड़बड़ा जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। महिला के वित्तीय समावेशन में वृद्धि के अनुपात में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ी है, बात सही है। श्रम बल में भागीदारी नहीं बढ़ी है। अब चलिए सुपरफास्ट डिवीज़न के लिए ये सबसे बड़ा रामबाण है आपके लिए, अमृत है। टोटल प्रजनन दर भारत में 2 है, बिहार में 2.7 है। PLFS मई 2000 के डाटा के अनुसार भारत का कुल LFPR 54.4% है, बेरोजगारी दर 5.5% है। संस्थागत प्रसव 90.6% हो गया है, बिहार में लगभग 80% हो गया है। बैंक खाता महिलाओं का लगभग 89% खुल गया है NFHS 6 के अनुसार। औपचारिक रोजगार पंजाब में शीर्ष पे है 82%, बिहार और यूपी दूसरे स्थान पे है लगभग 81%। घरेलू हिंसा बिहार में 40 से घट कर के 36 हो गई है। कुपोषण स्टनिंग में 29% उच्च नाट्यपन का शिकार है। पहले 35% था, अब 29% भारत में नाट्यपन का शिकार है। स्वास्थ्य बीमा भारत में 60.2% परिवार अभी भी किसी न किसी योजना से कवर्ड है। न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन छत्तीसगढ़ में 70%, लगभग सर्वाधिक जो है 70% लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है। बिहार में 29% को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में नहीं मिलता है न्यूनतम मजदूरी। महिलाओं को सबसे ज़्यादा शोषित है इस बात में कि उनको कम मजदूरी दिया जाता है। इन बिंदुओं से प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न टकराने की संभावना है, इसलिए इसको कंठस्थ कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद ही कर लीजिए। NSSO और CSO का विलय 2019 में NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बनाने के लिए किया गया था। NSSO और CSO का विलय 2019 में NSO बनाने के लिए किया गया था, ये याद रखिएगा। कब विलय किया गया था? 2019 में। भारत में कितने प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो भारत में यदि आपसे पूछता है तो भारत में लगभग अनौपचारिक क्षेत्र में 80% प्लस जो है लोग अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। पंजाब, यूपी, बिहार में लगभग 80% प्लस। अगला है संभावित प्रश्न, देखिए। NFHS 6 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पर आ गई है, बात सही है। महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग दोगुना हो गया है, 64.3% हो गया है, ये भी बात सही है। बच्चों में स्टनिंग की दर में वृद्धि हुई है, नहीं, स्टनिंग की दर में घटी है। अगला सवाल है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 ही सही हो जाएगा। PLFS रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार बिहार के संबंध में क्या सत्य है? बिहार में औपचारिक श्रमिकों का प्रतिशत 81% है, अनौपचारिक का बिल्कुल सही है। बिहार की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम है, बेरोजगारी दर ना ज़्यादा है, गलत है। क्या सत्य है, यही पूछा था, पहला ही सत्य है। बिहार का कार्य गुणवत्ता उच्च है, उपयुक्त सभी सत्य है। बिहार की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम है, एक बार फिर से देख लो बेरोजगारी दर को कहीं। बिहार की बेरोजगारी दर 3.8% है, राष्ट्रीय वार्षिक औसत से अधिक है। WQI निम्न है, इसलिए मैंने बताया कि यही सही होगा, ये सही बात है। और तीसरा क्वेश्चन है, नवीनतम NFHS 6 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना हो गया है? लगभग 90.6% हो गया है। अब वन लाइनर से हटकर कथन आधारित सवाल आते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। 1/3 नेगेटिव होता है तो तुक्का मारने से बचना है। PLFS के अनुसार शहरी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी से अधिक है। शहरी बेरोजगारी जो है ग्रामीण बेरोजगारी से अधिक है, ये बात सही है।
एक और लास्ट पीडीएफ दे रहे हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट मार के याद ही कर लो। टोटल फर्टिलिटी रेशियो कितना है रेशियो भारत का? 2 है और बिहार का 2.7 है। दोनों में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है या फिर स्थिरता आपको देखने को मिला है। LFPR मई 2026 में भारत में 54.4% LFPR रहा है, यानी कि लोग काम ढूंढ रहे हैं। LFPR ग्रामीण में ज़्यादा है, शहरों में सब शहरों के मुकाबले। बेरोजगारी मई में 2026 मई में 5.5% रही है बेरोजगारी, और बिहार में बेरोजगारी 3.8% रही है। 5.5% देश में बेरोजगारी और बिहार में बेरोजगारी कितनी? 3.8% बेरोजगारी वार्षिक रही है। शहरी बेरोजगारी जो है ग्रामीण बेरोजगारी से अधिक है। शहरी बेरोजगारी क्या है? अधिक है। संस्थागत प्रसव जो है वो 90.6% है और बिहार में 80% है। ऐतिहासिक सुधार देखने को मिला है। अनौपचारिक क्षेत्र में बिहार में 81% लोग कार्य कर रहे हैं। पंजाब 82 टॉप पर है और दूसरा और तीसरा पे पंजाब बिहार और यूपी आता है। इंटरनेट महिला 64.3% यूज कर रही है। पूरे भारत में लगभग 2 गुना वृद्धि हुआ है। महिलाओं के बैंक खाता 89% खुला है इंडिया में, और बिहार में लगभग 98%, 98% परिवार में जो है बैंक खाते खुल गए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7, 2+7 9। याद रखिए बिहार भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। 90 - 89 87 का जादू। संस्थागत प्रसव 90.6%, महिला बैंक के खाते 89% और 87 पूर्ण टीकाकरण 87.1%। सभी 90 के आसपास मंडरा रहे हैं। बस ये जो है ध्यान रखना है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से ठीक 10 मिनट पहले केवल इसी स्लाइड को देखकर चले जाएं। आपको टेलीग्राम पे ये सारा PDF मिल जाएगा। BPSC आशा नाम से हमारा चैनल है जिस पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। NFHS का नोडल IIPS मुंबई में है और PLFS का मॉडल जो है MOSPI दिल्ली में है। एक क्वेश्चन बता रहे हैं NHFS 6 के अनुसार 12 से 23 माह के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज कितना है? तो लगभग 87.1% है। 87.1% है। अब चलते हैं नेक्स्ट PDF पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है बजट और सर्वे का। शुरू करते हैं बजट और सर्वे। बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना है। अच्छे से देखते हुए चलिए 1 से 2 बार आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। एकदम परीक्षा उन्मुख आपके लिए तैयार किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार का बजट का कुल आकार कितना है? इस बार लगभग 3.47 लाख करोड़ का है बजट। कितना है? 3.47 लाख करोड़ का बजट है इस बार। बजट का जिक्र जो है, राज्य के बजट का जिक्र जो है 202 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है। और यही पूछते हैं कि यदि राज्य का बजट के अनुच्छेद कितना में है? 202 में। और राष्ट्र का वार्षिक वित्तीय विवरण 112 अनुच्छेद, और राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में। आगे है बिहार का मैक्रो अर्थव्यवस्था एक समग्र चित्र। GSDP 2026-27 में अनुमानित 13.1 लाख करोड़ GSDP का अनुमान लगाया गया है। कितना? 13.1 लाख करोड़ का अनुमान लगाया है GSDP का। परसेंटेज में आप देखेंगे आर्थिक विकास दर बिहार का 13.1%। कितना? 13.1%। और इंडिया का 9.18%। आर्थिक विकास में हम कहाँ हैं? तो इंडिया का स्थिति कहीं ना कहीं आगे है, राष्ट्रीय औसत से हम आगे हैं। कितना है राष्ट्रीय औसत? 9.8 और हम कितना है? 13.1। 2011-12 के हिसाब से हम देखें, बेस ईयर के आधार पर देखें, करंट ईयर के हिसाब से हमने देखा कि 13.1% हमारा है।
और 9.8% इंडिया का है विकास दर। और यदि बेस ईयर के हिसाब से देखें तो 6.5% इंडिया का है और बिहार का 8.6%। फिर भी हम आर्थिक विकास दर हमारा ज़्यादा है, राष्ट्रीय से 2.1% आगे हमारा विकास दर है। ये आपको ध्यान देने का चीज़ है। स्थिर मूल्यों पर बिहार का विकास दर 8.6% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2.1% अधिक है। स्थिर मूल्य की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर मूल्यों पर बिहार की विकास दर कितनी है? 8.6% है। ये सवाल पूछ सकता है। आगे है क्षेत्रीय योगदान या अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ क्या है? कृषि संबंध क्षेत्र 23% योगदान है। सेवा क्षेत्र का 54% योगदान है जीडीपी में। सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है? सबसे ज़्यादा 54% योगदान है। और विनिर्माण क्षेत्र का लगभग 23 और कृषि क्षेत्र का 23। याद रखिए 23, 23, 54, 23, 23, 54। 2024-25 में कृषि और उद्योग दोनों में योगदान समान रूप से 23-23 रहा है। अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है, आपको पता ही है। बिहार में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो 54% रहा है। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 54% है। जिलावार आर्थिक असमानता को देखा जाए तो पटना में सबसे अमीर जिले कौन कौन है? पटना और बेगूसराय है। पटना और बेगूसराय सबसे अमीर जिला है। कौन कौन से जिला सबसे अमीर है? पटना और बेगूसराय सबसे अमीर जिला है। और सबसे गरीब जिला शिवहर और अररिया। शिवहर और अररिया पूछ सकता है। सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर और अररिया। ये डाटा नहीं पूछता है, केवल क्रम पूछता है। पटना और बेगूसराय सबसे अमीर है और शिवहर और अररिया सबसे गरीब है। राज्य का औसत कितना है? 68,624। देश में सबसे कम है। हम अभी भी सबसे कम कमाते हैं प्रति व्यक्ति में, 68,624। पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब जिले शिवहर से लगभग 6 गुना अधिक है। ये जो सबसे गरीब जिला है शिवहर, इससे लगभग 6 गुना अधिक है प्रति व्यक्ति आय। कितना? 2,41,220 है और शिवहर का 38,214 है मात्र। प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल राष्ट्रीय राज्य आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। मान के कुल जनसंख्या, नीचे जनसंख्या कर दो और ऊपर कुल जो है आय कर दो, आय बटा जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा आपका। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले स्थान पे है? तो शिवहर का सबसे निचला स्थान है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से शिवहर सबसे निचला है, उसके बाद है अररिया। और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति के हिसाब से अच्छा है पटना, दूसरा का है बेगूसराय। शिवहर, अररिया, पटना, बेगूसराय। बजट 2026-27 समग्र अवलोकन एट अ ग्लांस। कुल प्राप्तियाँ कितना है? 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,47,753 करोड़, 347,753 करोड़ कुल प्राप्तियाँ हैं। और कुल व्यय हमारा कितना है? 347,590 करोड़, यानी कि हमारा बजट अधिशेष बजट होगा, सरप्लस बजट होगा। राजस्व अधिशेष हमारा बजट बना होगा, सरप्लस, क्योंकि हम व्यय जो किए हैं और जो हमारा आय है, आय से कम हम व्यय किए हैं, इसलिए सरप्लस बजट है। और सरप्लस बजट कितना का है? 0.1% का, लगभग 1143 करोड़ का हमारा सरप्लस बजट है। राजकोषीय घाटा हमारा कितना है? राजकोषीय घाटा लगभग 39,112 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है। जीएसडीपी का 3.0%। राजकोषीय घाटा हमारा कितना है? 39,112 करोड़, जो कि जीडीपी का लगभग 3% होता है। ये बिहार लगातार राजस्व अधिशेष वाला राज्य बना हुआ है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। कुल व्यय और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। इसलिए हम राजकोषीय घाटा में हमारा 39,112 करोड़ का है, जीएसडीपी का
3%। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना % अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा 3% अनुमानित है। रुपए का प्रवाह, रुपए कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में हिस्सा, अनुदान प्लस अनुदान 74%। केंद्रीय करों में हिस्सा और अनुदान से हमें 74% आता है, लगभग 2,10,074 करोड़ रुपया कहाँ से आया? केंद्रीय करों में हिस्सा और अनुदान से कितना? 74%। प्रतिबद्ध व्यय से नहीं, व्यय कहा जाता है, व्यय से पहले आय को देख लेते हैं। राज्य का अपना कर कितना है? लगभग 58%। सर्वाधिक स्टेट जीएसटी सर्वाधिक है 58%, 65,800 करोड़ रुपए का खुद का जीएसटी खुद का पैसा है। केंद्रीय कर में हिस्सा और अनुदान से 74% मिला है, कितना? 2,10,074 करोड़। और खुद का पैसा कितना? 58%, जो कि सर्वाधिक है 65,800 करोड़। कहाँ पैसा जा रहा है? तो लगभग 47% जो पैसा जा रहा है प्रतिबद्ध व्यय पे जा रहा है, कमिटेड एक्सपेंडिचर पे जा रहा है। राजस्व प्राप्तियों का 47%, वेतन में, पेंशन में, ब्याज में 47% जा रहा है। पूछ देगा आपसे कि वेतन में, पेंशन में, ब्याज में कितना जाता है? तो लगभग 47% जाता है। और दूसरा का कहाँ जाता है मेन व्यय? तो स्कीम्स में, जो स्कीम्स का एक्सपेंडिचर है उसमें जाता है, मतलब कोई योजनाएं आती है उसमें जाती है पैसा। राज्य के अपने कर राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा स्टेट जीएसटी का 58% है। कर राजस्व में सबसे ज़्यादा कर राजस्व हमें 58% स्टेट जीएसटी से प्राप्त होता है। जीएसटी 121 संविधान संशोधन 2016 के तहत लागू किया गया था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? बिहार सरकार ने अपने कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो स्टेट जीएसटी का कितना है? 58%। विभागीय आवंटन, किस विभाग को कितना प्रायोरिटी दिया गया है? पहला एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया गया है, दूसरा का ग्रामीण विकास को, तीसरा स्वास्थ्य को, चौथा गृह विभाग को, पांचवा ऊर्जा को। ऐसे ही रट लीजिए, पहला शिक्षा, दूसरा ग्रामीण, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा गृह, पांचवा ऊर्जा। पहला शिक्षा, फिर ग्रामीण, फिर स्वास्थ्य, फिर गृह, फिर ऊर्जा। इस प्रकार से ध्यान दिया गया है। आपसे ये क्रम पूछ सकता है। कितना है? लगभग 68,216 करोड़ रुपए, 19.63% लगभग खर्च किया गया शिक्षा में। हाईएस्ट बजट फोकस किया गया है किस पे? शिक्षा पे। कितना? 19.63% पूछ सकता है। उसके बाद किसका है? तो 6% है, 6.82% है ग्रामीण विकास में, 6.12% है स्वास्थ्य में, 5.79% है गृह विज्ञान में, गृह विभाग में, और 5.3% है ऊर्जा में। पूछ सकता है। बिहार अपने बजट का 21.7% क्षेत्रीय व्यय का शिक्षा पर खर्च करता है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 14.5% काफ़ी अधिक है। शिक्षा वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सर्वाधिक धन किस विभाग को आवंटित किया गया है? तो शिक्षा विभाग को। ये आपको याद कर लेना है। मानव पूंजी पे फोकस, शिक्षा पर 68,216 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य पे 21,270 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 68-21 7 निश्चय के तहत हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बिहार में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण करने की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य में 7 निश्चय के तहत चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पीपीएस एग्जाम पॉइंट, समग्र शिक्षा अभियान के लिए अलग से 12,107 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 12,107 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किया गया है। सोच के देखिए। स्वास्थ्य भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य जो है
वो किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? बजट 2026-27 में किस योजना के तहत हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 7 निश्चय 3 की योजना के तहत। 7 निश्चय 3 योजना क्या है? इस बार सवाल जरूर ही पूछेगा, इससे गारंटी लिख के रख लीजिए। 7 निश्चय 3 एवं मुख्य नीतियाँ। 7 निश्चय 3 का रोड मैप क्या है? 25 से 30 तक के लिए ये रोड मैप निकाला गया है। प्रति व्यक्ति आय को दूर न करना उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए नई योजनाएं लेकर आया गया। 7 निश्चय 3 एवं प्रमुख नीतियाँ कौन कौन सी है? जननायक कर्पूरी ठाकुर का किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को प्रति वर्ष 3,000 की आय की सहायता, और पीएम किसान के से 6,000 की अतिरिक्त सहायता, टोटल हो गया 9,000। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि से किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 और केंद्र सरकार के पीएम किसान से 6,000, टोटल किसानों को कितना मिलेगा? 9,000 का सहायता। क्यों? प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इन सभी योजनाओं को उद्देश्य है। औद्योगिकरण में तेजी लाना इन सभी योजनाओं को उद्देश्य है। नए शहरों का विकास करना ये सभी योजनाओं को उद्देश्य है। कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 9,000 केंद्र और राज्य को मिलाकर वार्षिक सहायता मिलेगी। वार्षिक, मानसिक और वार्षिक में कन्फ्यूज मत होइएगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, ये याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था कब? 2024 में। 7 निश्चय 3 का कार्यान्वयन काल का क्या निर्धारित किया गया है? 2025 से 30। बुनियादी ढांचा, उद्योग एवं ऊर्जा। उद्योग, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर फेज 2 का विकास किया जाएगा। सड़क, 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। कितना? 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ई मोबिलिटी, 2,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और बसों का सीएनजी इलेक्ट्रिक में रूपांतरण किया जाएगा। 2,000 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा। ऊर्जा में आवंटन कितना? 18,737 करोड़ रुपए का किया गया, लगभग 5.39% ऊर्जा में आवंटन किया गया है। 18,737 करोड़, लगभग 5.39%। बीपीएससी एग्जाम का पॉइंट देख लीजिए। औद्योगिक क्लस्टर के साथ किस डिफेंस कॉरिडोर, फार्मास्यूटिकल पार्क और फिनटेक सिटी भी विकसित किया जाएगा? फार्मास्यूटिकल पार्क और फिनटेक सिटी भी विकसित किया जाएगा। गया बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है, आपको पता होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बिहार के किस जिले में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो ये गया जिले में। राजकोषीय सेहत एवं एफआरबीएम का लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 3%, एफआरबीएम सीमा के भीतर 3%। सफलतापूर्वक अधिशेष बनाए रखा 1% का अधिशेष हमारा रहा। जीएसडीपी का प्रतिशत उच्च है लेकिन सीमा के भीतर है, 34.1% है लेकिन सीमा के भीतर है। बकाया खर्च जिसको बोलते हैं राजस्व अधिशेष हमारा 0.1% का है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य हमारा 3% का रहा, जो कि मतलब लगभग 3% का घाटा लक्ष्य हमारा मतलब प्राप्त हुआ। बीपीएससी पॉइंटर क्या है? 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ऋण जीएसडीपी अनुपात चिंता का विषय है लेकिन यह कानूनी सीमा के भीतर है। एफआरबीएम एक्ट 2003 में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक बिहार का कुल ऋण बकाया जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 34.1% बकाया कुल अनुमानित है। सिंथेसिस मैट्रिक्स, सर्वेक्षण वर्सेस बजट। आधार, प्रकृति, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 और बजट 26-27 की बात कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, आगामी वित्तीय वर्ष का वित्तीय विजन होता है। सर्वेक्षण क्या होता है कि पिछले साल कैसा राज्य और सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया है।
और बजट क्या है होता है कि आगे कैसा प्रदर्शन सरकार या करने वाली है, कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है। प्रमुख मीट्रिक जीएसडीपी वृद्धि लगभग 13.1% का वास्तविक प्रदर्शन देखने को मिला। कुल आवंटन जो है बजट में 3.47 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। बीपीएससी फोकस जिलेवार डाटा, गरीबी, क्षेत्रीय योगदान। नई जिलेवार डाटा लिया जाता है, गरीबी और क्षेत्रीय योगदान पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बजट में नई योजनाएं, राजकोषीय घाटा, विभागीय आवंटन पर ध्यान दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। पूछ देगा भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1950-51 में। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? वित्त विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय। वित्त विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। वित्त विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। प्रीलिम्स के लिए देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे अमीर जिला कौन है? पटना है। राजकोषीय घाटा हमारा कितना है? 3% है, एफआरबीएम सीमा के अंदर है। सर्वाधिक बजट आवंटन शिक्षा पे किया गया है, कितना? 19.63%। राज्य की विकास दर कितना है? 13.1% है वर्तमान मूल्य पर। और कृषि क्षेत्र में योगदान कितना है? लगभग 23%। जीएसडीपी का 23% कृषि क्षेत्र में है और 54% सेवा क्षेत्र में आपने देखा। कुल बजट का आकार कितना है? 3,47,590 करोड़ का, 3,47,590 करोड़ का बजट का आकार है। बीपीएससी पॉइंट क्या है? 6 आंकड़े बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के विकल्पों को छांटने के सीधे काम आएंगे। ये 6 आंकड़े जो है एलिमिनेशन के लिए एकदम काम आएगा आपका। पटना बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। उपरोक्त किसी में भी तथ्य का सीधा बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है। अपेक्षित बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य का अनुमानित राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का कितना परसेंट रहा? 0.1% आ सकता है सवाल। लगभग 1141 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है, इस सवाल आ सकता है। 1143 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है। हाल ही में घोषित जननायक कपूर ठाकुर सम्मान निधि के तहत किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी? तो प्रति वर्ष जो है 3। जननायक कपूर ठाकुर सम्मान निधि के तहत किसानों को राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ राज्य सरकार कर दिया इसलिए 3,000, केंद्र सरकार के द्वारा 6,000, टोटल कर दे तो 9,000। प्रश्नों को हल करते समय राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा के बीच कन्फ्यूज ना होना है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में कन्फ्यूज नहीं होना है। हम राजस्व अधिशेष में चल रहे हैं, राजकोषीय घाटा हमारा 3.0% पे है। बीपीएससी परीक्षा में अर्थव्यवस्था खंड में औसतन 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से आपको इसमें से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा। अंतिम मेमोरी ट्रिक्स ध्यान रखिए। रूल ऑफ 3, राजकोषीय घाटा हमारा 3% का है। नया विजन डॉक्यूमेंट 7 निश्चय 3 लाया गया है। कुल बजट की शुरुआत 3 लाख करोड़ 3.47 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। किसान सम्मान निधि में राज्य का कितना है? 3,000। कृषि और उद्योग का 46% योगदान है और सेवा क्षेत्र का अकेला 54% योगदान है। 23-54 का याद रखिए। सफलता रटने में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के पैटर्न को समझने में होगा। इस अंतिम स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले और हॉल के बाहर अंतिम 5 मिनट में रिवीजन करके आपका मास्टर अस्त्र बन जाएगा ये। ऑल द बेस्ट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड किस चीज़ का है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो पे हमारा बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, प्रमुख योजना और कैबिनेट का निर्णय को लेकर के आपके प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले 7 निश्चय जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ 7 निश्चय दिया हुआ है। 7 निश्चय में 7 ये इम्पोर्टेंट है, याद ही कर लो। 7 निश्चय में 7 कौन कौन सी टारगेट रखा गया है।
पहला है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, औद्योगिकरण को तेजी करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, शिक्षा और चिकित्सा में सुधार करना, नए नियोजित शहर का विकास करना, जीवन सुगमता को बढ़ावा देना। याद ही कर लीजिए। जुलाई 25 जून 26 अपडेट 2026-27 में आधिकारिक रूप से 2025-30 के लिए रोड मैप स्वीकृत किया गया है। ये जो स्कीम का टाइम पीरियड है वो 2025 से 30 के लिए अपडेट किया गया है। 25 से पहले 7.2 कितना था, 20 से 25 के लिए था, और ये 25 से 30 तक के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएससी आर्टिकल 41 क्या कहता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बातें करता है, जिसके हिसाब से इसको लाया गया है। मेमोरी ट्रिक है 3D आइज, डबल इनकम, डेवलपमेंट, डॉक्टर, इंडस्ट्री, सिटीज इज। इनकम को डबल करना, डेवलपमेंट करना, डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर पे ध्यान देना, 3D आइज, डबल इनकम, डेवलपमेंट, डॉक्टर, 3D हो गया, आइस, इंडस्ट्री, सिटीज़ और इज, ये ध्यान रखना है। 7 निश्चय की कार्यान्वयन अवधि क्या है, 25 से 30, आंसर सही होगा। बिफोर वर्सेस आफ्टर मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, तुलना करना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है, घोषणा की गई है अभी सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा। पहले 400 का पेंशन मिलता था वृद्धजनों को, अब 1100 रुपये का पेंशन मिलेगा। कितना, 1100 रुपये का। बेनिफिशियरी 1.09 करोड़ था, वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग थे। अब कितने हैं, फाइनेंशियल प्रोविज़न 9 से 21.41 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आपको मिलेगा। लगभग बेनिफिशियरी कितना है, इसमें आपसे पूछ देगा कि पेंशन में बेनिफिशियरी कितना है, 1.09 करोड़ वृद्धजन है, विधवा है, दिव्यांग है जिसको पेंशन मिलता है। कितना पेंशन मिलेगा, 1100 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, बुजुर्गों में असहायों को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। बीपीएससी फैक्ट क्या है, प्रत्येक माह की 10 तारीख को सीधे बैंक खाते में राशि अंतरित होता है। कितने तारीख को, 10 तारीख को। मतलब पेंशन है वो 10 तारीख को बैंक खाते में जाती है। मेमोरी ट्रिक आप याद रखेंगे, 4-11 मतलब 400 से सीधे 1100। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जुलाई 2025 में बिहार में वृद्धजन पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 1100 कर दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में संशोधन किया गया है शिक्षा विभाग डीआरसीसी के द्वारा। बेनिफिशियरी सभी श्रेणियों के छात्र को कोई आय सीमा नहीं लगाया गया है। पहले लड़कों को 4% और लड़कियों और दिव्यांगों को 1% ब्याज लगता था। मई 2026 के लिए सभी को 0% ब्याज मुक्त कर दिया गया है। ब्याज मुक्त कर दिया गया है, सभी को 0% ब्याज मुक्त अब कर दिया गया है। रीपेमेंट के लिए 7 से 10 वर्ष कोई गारंटर आवश्यक नहीं है। अब क्या है, कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। पहले गारंटर की आवश्यकता पड़ती थी, मैंने भी लिया था तो गारंटर की आवश्यकता पड़ी थी। और रीपेमेंट आप 7 से 10 वर्ष के अंदर कर सकते हैं। स्टेप 1 12वीं पास करिए, फिर आप डीआरसीसी में जाके वेरिफिकेशन करवाइए, फिर बैंक से सेक्शन करवाइए और फिर 0% इंटरेस्ट पे 4 लाख तक का लोन पाइए। बीपीएससी फैक्ट क्या है, डीआरसीसी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र इस योजना का नोडल एजेंसी है। डीआरसीसी, आप में से बहुत लोग डीआरसीसी से पैसा उठाए भी होंगे, मैंने भी उठाया है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के एवं उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए ये किया गया है। बीएसएससी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन 0 इंटरेस्ट कर दिया गया है। इंटरेस्ट अब 0% लगेगा। क्वेश्चन है, मई संशोधन के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नई ब्याज दर क्या होगी, 0% होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना समाज कल्याण उद्योग विभाग के द्वारा, समाज कल्याण विभाग या उद्योग विभाग के द्वारा
स्टेप 1 है 10,000 का प्रारंभिक अनुदान आपको मिलेगा लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं को। फिर दूसरे स्टेप में 2 लाख तक के पैसा मिलेगा और तीसरे में आत्मनिर्भर महिला आजीविका सृजन आप कर सकते हैं। बजट 2026-27 में इस योजना हेतु प्रमुख राजस्व आवंटित किए गए। यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पूरक के रूप में सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल 15 के 3 के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान पूछ देगा कभी कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 15 के 3 के तहत 10,000 से 2 लाख 10,000 से 2 लाख तक का सफ़र महिलाएं करेंगी। महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बेनिफिशियरी कौन है? राज्य के प्रत्येक परिवार से एक महिला जो है, प्रत्येक परिवार से एक महिला को बेनिफिशियरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रोजगार के तहत रोजगार योजना के तहत प्रारंभिक अनुदान की राशि कितनी है? प्रारंभिक अनुदान की राशि 10,000 है और बाद में दूसरी में 2 लाख है। अब है तीसरा योजना कौशल विकास एवं रोजगार सृजन 7 निश्चय 3 फोकस योजना एवं विकास विभाग के द्वारा ये लाया गया है। मेगा स्किल पुश 2026 15 ITI क्लस्टर PM सेतु के तहत 15 ITI क्लस्टर बनाना है। 3,615 करोड़ बजट आवंटित किया गया इसके लिए। 149 ITI का आधुनिकीकरण करना है। टोटल टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से इंडस्ट्री 4.0 रोबोटिक्स जो है ये विकास किया करेगा। कौन? टाटा टेक्नोलॉजी के तहत 149 ITI। बिहार रोजगार सेतु पोर्टल 68,822 रोजगार लिंकेज की व्यवस्था करेगा। 44 सरकार पॉलिटेक्निक में 44 सरकारी पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। भविष्य उन्मुखी कौशल जैसे AI, EV, सोलर टेक में प्रशिक्षण मिलेगा। BPS इफेक्ट क्या है? नवंबर 2025 से मई 2026 के बीच 63,115 नए रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। टाटा ITI PM सेतु कौशल विकास के 2 नए सेतु हैं, टाटा ITI और PM सेतु। PM सेतु में कितने क्लस्टर? 15 क्लस्टर और ITI 149 ITI का किस में? तो टाटा टेक्नोलॉजी के तहत। PM सेतु में कितने? 3,615 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खुद करेंगे। हाल ही में बिहार में 149 ITI के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो ये टाटा टेक्नोलॉजी के तहत। स्कीम क्या है? अगला स्कीम है स्वास्थ्य और संरचना उन्नयन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। बजट कितना? 21,270.41 करोड़ रुपए का 2026-27 के लिए। क्या है कि सभी 36 जिला अस्पतालों का सुपर स्पेशलिटी केंद्रों में परिवर्तन किया जाएगा। आयुष क्लिनिक, साइकोलॉजिस्ट एवं दंत चिकित्सकों का नई नियुक्तियाँ किया जाएगा। CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का स्पेशलिस्ट अस्पतालों का में उन्नयन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? मरीजों का राज्य से बाहर पलायन का रोकना एवं सबका समान जीवन आसान लक्ष्य प्राप्त करना। जुलाई 2025-26 अपडेट क्या है? यह 7 निश्चय 3 सुलभ, सुरक्षित और जीवन यापन का मुख्य अंग है। राज्य स्वस्थ राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय है। अनुसूची 7 में स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है, 2 बार बता चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट में कितने जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी धाराओं में बदलने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 36 जिलों को 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट केंद्रों में परिवर्तन किया जाएगा। आगे है कृषि एवं किसान कल्याण। बिहार बजट 26-27 इकोनॉमिक सर्वे 25-26। स्कीम क्या है? जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये स्टेट की तरफ से, PM किसान के तहत 6,000 और टोटल 9,000 हो गया। स्कीम है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम 2020-21 से 24-25 का विस्तार किया गया है। कवरेज लगभग 30 जिलों में चयनित किया गया है। बजट कितना? 238.4
4,9 करोड़ का बजट रखा गया है। आगे है ऑब्जेक्टिव क्या है, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना एवं किसानों की आय को दोगुना करना, जो कि 7 निश्चय का पार्ट है। 3 के कर्पूरी और 3 के पीएम, टोटल 9 के किसानों को मिलेगा, ये याद रखना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत कितनी राशि टोटल दी जाएंगी, प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएंगी? राज्य के हिसाब से 3,000 और टोटल कहेगा वैसे तो 9,000। ई गवर्नेंस एवं प्रौद्योगिकी में नया योजना क्या है? आईटी विभाग एवं गृह विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट क्या है? आईटी विभाग एवं गृह विभाग। ई गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी में 4 लेयर 3D डेमोग्राफिक्स स्टैक विकसित किए जा रहे हैं। बिहार एआई मिशन नवंबर 2025 में एआई आधारित सेवाएं एवं कौशल विकास को संचालित करना इनका कार्य है। ई कोर्ट इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ग्राम कचहरी का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। पारदर्शी त्वरित न्याय को दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। भू संभव पोर्टल याद रखिए, भू संभव पोर्टल भूमि विवादों को निपटारा 87,203 प्लस आवेदन प्राप्त हुआ है। भू संभव पोर्टल। CFMS 2.0 जनवरी 2025 RBI के ई कुबेर के साथ एकीकृत बजट प्रबंधन करेगा। CFMS 2.0 RBI के ई कुबेर के साथ एकीकृत बजट प्रबंधन करेगा। BPSC फैक्ट, CCTNS परियोजना अपराध ट्रैकिंग में बिहार को NCRB डैशबोर्ड में मई 2025 में 87.99% उच्च स्कोर प्राप्त हुआ है। किसमें? CCTNS में। बिहार में NCRB डैशबोर्ड में 87.99 उच्च स्कोर प्राप्त हुआ है। मोनिट्रिक्स AI ई कोर्स भू CMS बिहार गोज डिजिटल। ग्राम कचहरी के स्तर पर विवादों को त्वरित समाधान हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ग्राम कचहरी के लिए ई कोर्ट। कौन सी पहल? ई कोर्ट। आगे है आधारभूत संरचना एवं पर्यटन। अब देखते जाओ, देखना कि एग्जाम में कितना फ़ायदा होगा। बजट 2026-27 एवं कैबिनेट जून 2026। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक बसों का CNG EVM में 2,000 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। सीधा प्रश्न आएगा। ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम PPP मॉडल पर आधारित 622.04 करोड़ सड़क सुरक्षा कोष से लगाए जाएंगे। गया में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत IMC फेज़ 2 का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा सब्सिडी योजना 2026 धार्मिक पर्यटन का विकास किया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ITMS परियोजना का कुल बजट कितना है? तो 622.04 करोड़ 622.04 करोड़। ITMS परियोजना का टोटल बजट कितना है? तो वो है 622.04 करोड़। लैंड पॉलिसी 29 महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय लिए गए हैं। लैंड पॉलिसी में बिहार रैयत भूमि खरीद नीति 2026, राज्य आवास बोर्ड सीधे भूमि खरीद सकेगा टाउनशिप विकास हेतु। रिवर इकोलॉजी 5 प्रमुख नदियाँ सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर, चानन का 2.32 करोड़ की लागत से अध्ययन किया जाएगा CMPDI के द्वारा। किसका? सोन, किऊल, फल्गु, मोहरर, चानन का। रिक्वायरमेंट फॉर रिफॉर्म इंजीनियरिंग सेवा में की बहाल अब BPSC करेगा। इंजीनियरिंग सेवा का बहाली अब पहले BTSC करता था, अब साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है और BPSC इसका बहाली करेगा। वेलफेयर रिलीफ सफाई कर्मचारियों का ऋण माफ 21.95 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट किया गया है। देखिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। इंजीनियरिंग सेवा का बहाल कौन करेगा? तो BPSC करेगा। पहले कौन करता था? BTSC करता था। सवाल है
कैबिनेट अप्रूव्स आर क्रूशियल फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक बात है कि जो कैबिनेट के अप्रूवल्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स एमसी जून 2026 में कैबिनेट निर्णय के अनुसार सहायक इंजीनियरिंग भर्ती कौन सा चरण हटा दिया गया है? तो साक्षात्कार हटा दिया गया है, इंटरव्यू हटा दिया गया है, बीपीएससी को दे दिया गया है एग्ज़ाम कराने के लिए। रिपोर्ट बिहार आर्थिक परिदृश्य, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और बजट 2026-27 को मतलब गाइडलाइन में रख करके ये रिपोर्ट बनाया गया है। 23% कृषि क्षेत्र में, 23% विनिर्माण क्षेत्र में, टोटल सेवा क्षेत्र में 54% योगदान है। पर कैपिटा इनकम यदि हम देखा जाए चालू मूल्यों पर 76,490 पूछ सकता है कि पर कैपिटा इनकम जो है बिहार की कितनी है, 76,490 चालू मूल्यों पर है। और फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है? 3.0% यानी कि 39,112 करोड़ रुपए का 26-27 के लिए रखा गया है। बिहार के आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार बिहार के अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र में योगदान कितना रहा? तो 54% रहा। ठीक, ये याद रखना है। बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर 8.6% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 6.5% से अधिक है। चालू मूल्य पर यदि देखा जाए तो 13.1 लाख करोड़ है, जो कि 15% की वृद्धि दिखाता है। अगला स्लाइड पे चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आप डायरेक्ट योजना का नाम और उसमें मतलब ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और रट लेना 5 मिनट पहले एग्जाम के। सामाजिक सुरक्षा पेंशन समाज कल्याण के द्वारा समाज कल्याण विभाग से संबंधित है। 400 से 1100 माह कर दिया गया है। 400 रुपये से 1100 रुपये अब दिया जाएगा 25 जुलाई से। और कितने लाभार्थी शामिल है? 1.09 करोड़ लाभार्थी इसमें शामिल है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड संशोधन 2026 क्या किया गया है? शिक्षा विभाग डीआरसी से संबंधित सभी छात्रों का 0% ब्याज कर दिया गया है। 4 लाख तक की लोन जो है 7 से 10 वर्ष बाद अब चुका सकते हैं। महिला रोजगार समाज कल्याण विभाग से संबंधित है। 10,000 से लेकर के 2 लाख तक का ऋण आपको मिलेगा उद्यम प्रोत्साहन के लिए। पीएम सेतु और आईटीआई से योजना विकास से संबंधित है। 15 क्लस्टर और 149 आईटीआई आधुनिकीकरण किया जाएगा टाटा के द्वारा। अस्पताल का उन्नयन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 36 जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी में बदला जाएगा। बजट 21,270 करोड़ रुपए का है। 21,270 करोड़ रुपए का है। जन न्याय किसान सम्मान कृषि योजना में 3,000 अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा पीएम किसान पूरक के रूप में। कैबिनेट भूमि भर्ती राजस्व जीएडी रैयती भूमि पर 26 बीपीएससी एई भर्ती करेगा। इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में बीपीएससी भर्ती करेगा। इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। आईटीएमएस एक्सप्रेसवे परिवहन रथ 5 नया एक्सप्रेसवे बनेगा। 622 करोड़ रुपए आईटीएमएस में खर्च होगा। बजटिंग होगा 622 करोड़ रुपए का। और पीपीपी मॉडल का ध्यान में रखा जाएगा। ये पूछ सकता है आईटीएमएस एक्सप्रेसवे किस प्रकार से बनेगा, पर कौन सा विभाग शामिल है? परिवहन और पथ विभाग। 5 नए एक्सप्रेसवे खोलने का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना करोड़? तो 622 करोड़ रुपए आईटीएमएस में खर्च जाएंगे। और किस मॉडल पे? तो पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। पीपीएससी प्रीवियस ईयर के पैटर्न यदि हम देख कर चले तो 69वीं में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछा था, 70वीं में 7 से 9 क्वेश्चन पूछा था और 71वीं में 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। थोड़ा मुश्किल था पर इम्पोर्टेंट है। फोकस स्ट्रेटजी, टारगेट फोकस करना है, अपना टारगेट ये याद रखना है कि हमको भाई बोर्ड पे अपना फोड़ देना है। बीपीएससी ट्रैप्स, नाम मिलते जुलते उद्यमी योजना, महिला रोजगार योजना,
शिक्षा, DRCC, शिक्षा विभाग, विभाग का नाम, आपको ये सब ट्रैप देता है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देकर चलना है। बजट आवंटन राशियों, योजना, परम तिथियां, लाभार्थियों के सटीक आंकड़े, उदाहरण 1.09 करोड़ और ब्याज दरें, उदाहरण 0%, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डाटा इज किंग, BPSC अवधारणाओं से अधिक सटीक नंबर प्रतिशत वर्ष पूछता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो सेल्फ असेसमेंट के लिए। क्वेश्चन बना दिया हूँ, यहाँ से लड़ने की संभावना है। नई वृद्धा पेंशन की राशि कितनी है, 1100 रुपये, जुलाई 2025 से। BSSC बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ब्याज दर कितनी है, 0% सभी के लिए। महिला रोजगार प्रारंभिक अनुदान कितना है, 10,000, दूसर का कितना है, 2 लाख। कितने ITI का आधुनिकीकरण होगा, 149 टाटा टेक के द्वारा। कितने जिले अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे, 36 सुपर स्पेशलिस्ट जिले का किया जाएगा। कॉर्पोरेट किसान सम्मान राशि कितनी है, 3,000। 7 निश्चयाधीन की अवधि कितना है, 25 से 30। AI मिशन कब लॉन्च हुआ, नवंबर 2025 में। AI मिशन कब लॉन्च हुआ, नवंबर 2025 में। ITMS का बजट कितना है, 622.04 करोड़। AE भर्ती, जो इंजीनियरिंग सर्विस की भर्ती है, उसका हटा दिया गया साक्षात्कार। GSDP वृद्धि दर कितनी 24-25 में रही है, 8.6%। सेवा क्षेत्र में योगदान कितना रहा, 54%। प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों पर कितना है, 76,490 रुपया। 2026-27 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना है, 3.0%। कितने नए एक्सप्रेसवे स्वीकृत किया गया है, 5। CMPDI द्वारा कितने नदियों का अध्ययन किया गया, 5 प्रमुख नदियों का। ग्राम कचहरी डिजिटलीकरण पहल का कौन सा शुरुआत किया गया है, E-कोर्ट का। भूमि विवाद निपटारा पोर्टल कौन सा है, भू समाधान। रोजगार सेतु से कितने लिंकेज स्थापित किए गए हैं, 68,822 लिंकेज स्थापित किए गए हैं, 68,822 लिंकेज। महिला रोजगार योजना लाभार्थी लक्ष्य कितना है, 1.56 करोड़ महिलाओं का। महिला रोजगार योजना के लाभार्थी का लक्ष्य कितना महिलाओं का है, 1.56 करोड़ महिलाओं का। BPSC AE भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी ऋण माफ़ी राशि कितनी, 21.95 करोड़ रुपए टोटल माफ़ कर दिए गए। सरकार सफाई कर्मचारियों के ऋण माफ़ी की राशि कितनी है, 21.95 करोड़। CRA-2 जिले कितने जिले में CRA-2 स्थापित हुआ, 30 जिलों में। CRA-2 का बजट प्रावधान कितना है, 238.49 करोड़। बिहार BSSC रीपेमेंट अवधि कितनी है, 7 से 10 वर्ष। PM सेतु में कितने ITI क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, 15 क्लस्टर्स। बिहार AI मिशन का शुभारंभ नवंबर 2025 से किया गया। CFMS 2.0 कब लॉन्च हुआ, जनवरी 2025 में। CFMS 2.0 कब लॉन्च हुआ, जनवरी 2025 में। CCTNS डैशबोर्ड में बिहार का स्कोर कितना है, 87.99%। बिहार पर्यटन की नई योजना क्या है, सिंधु दर्शन 2026। पर्यटन की नई योजना क्या है, सिंधु दर्शन 2026। इसके साथ चलते हैं अब नई स्लाइड की तरफ।